हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक को समझाऊंगी। आज मैं आपको मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को साथ में ही समझाऊंगी। मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक एक डिटेल, एक एक बारीकी को आपको मैं डिटेल में समझाऊं और साथ ही साथ मैं अपने वीडियो को शॉर्ट भी रखूं ताकि आप बिल्कुल भी बोर ना हो और वीडियो को लास्ट तक देखना, आपका एक भी डाउट नहीं रह जाएगा। मैं एक एक लाइन, एक एक डायग्राम, एक एक पार्ट को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगी। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखना और मेरे वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। अब स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे, जिसके अंदर सबसे पहले हम उसका डायग्राम पढ़ेंगे। जब हम एक बार डायग्राम पढ़ लेते हैं या फिर जो बायोलॉजी होता है ना, बायोलॉजी में एक बार अगर हम डायग्राम पढ़ लें तो डायग्राम पढ़ने के बाद सब कुछ हमको बहुत ही विजुअली नजर आ रहा होता है। जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमको एक एक चीज दिख रहा होता है। तो एक बार डायग्राम पढ़ लेते हैं, डायग्राम को एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हर एक पार्ट को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले देखो, ये हमारा डायग्राम है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। अब देखो इस डायग्राम में क्या है, आपको दिख रहा होगा एक टेस्टिस, यहाँ पे एक IS है, TESTIS। जब सिंगुलर होता है तो IS होता है। जब दो टेस्टिस होती हैं, जाहिर सी बात है मेल के पास कितनी टेस्टिस होती हैं, दो टेस्टिस होती हैं। तो जब दो टेस्टिस की हम बात करते हैं तो TES कहते हैं। जब सिंगुलर की बात करते हैं तो TIS कहते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि आपको एक ही दिख रहा है तो इसीलिए TES, ठीक है। अब ये हमारा हो गया टेस्टिस। टेस्टिस के बाद आपको एक ट्यूब दिख रहा होगा, इस ट्यूब कहते हैं वास डिफरेंस। वास डिफरेंस वो नली होती है जिस नली के जरिए स्पर्म आगे की तरफ बढ़ता है। उसके आगे देखो लिखा हुआ, ये आपका यूरेटर है। यूरेटर, अब सोचोगे कहाँ से आ गया, यूरेटर का बहुत ज्यादा मेन रोल है। यूरेटर कहाँ से आया, आपकी किडनी से आया। किडनी के रास्ते जो यूरिन आ रहा था वो कहाँ पे आएगा, ब्लैडर में आएगा। तो वहीं से क्या आ रहा है, यूरेटर आ रहा है। ये आपका ब्लैडर है। उसके बाद ये आपके कुछ क्या है, ग्लैंड्स हैं। इस ग्लैंड का नाम है सेमाइनल वेसिकल और इस वाले ग्लैंड का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। उसके बाद आपको एक नली दिख रही होगी, इस नली को, इस ट्यूब को कहते हैं यूरेथ्रा। और जो आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है इसे कहते हैं पेनिस। तो ये आपका डायग्राम हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अब एक एक पार्ट्स को बहुत ही ध्यान से समझेंगे। देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है कि द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पोर्शन विच प्रोड्यूस द जर्म सेल्स एंड अदर पोर्शन दैट डिलीवर द जर्म सेल टू द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। क्या जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो मेनली दो हिस्सों से मिलकर बना हुआ है। जो पहला वाला हिस्सा है उसका वो है कि जो स्पर्म का प्रोडक्शन करता है। स्पर्म को एक और शब्द में इसने लिखा है इसने जर्म सेल्स। आप चाहो तो आप इसे सेक्स सेल्स भी लिख सकते हो या फिर आप इसे स्पर्म कह सकते हो। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो दो हिस्सों से मिलकर बना हुआ है। पहला वाला जो हिस्सा है वो जर्म सेल का प्रोडक्शन करता है, यानी कि स्पर्म का प्रोडक्शन करता है। और जो दूसरा वाला हिस्सा यानी कि जो आपका पेनिस है वो क्या करता है, वो उस स्पर्म को साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक पहुंचाता है। साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन मतलब जहां पे फर्टिलाइजेशन हो रहा हो। अब फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फीमेल की वजाइना के अंदर। तो जो दूसरा हिस्सा होता है वो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन तक स्पर्म को पहुंचाता है, ठीक है। अब देखो, जो मेनली आपका टेस्टिस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में टेस्टिस के फंक्शन आते हैं कि टेस्टिस के दो कौन कौन से मेन फंक्शन है, तो बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखना। अब देखो लिखा हुआ है कि द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स टेक प्लेस इन टेस्टिस, कि स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है, टेस्टिस में होता है। टेस्टिस को हिंदी में वृषण कहते हैं। तो टेस्टिस के अंदर क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। कैसे फॉर्मेशन होता है अगर आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, वहां पर जाकर चेकआउट जरूर कर लेना। अब देखो क्या कह रहे हैं कि जर्म सेल का क्या हो रहा है, टेस्टिस में फॉर्मेशन हो रहा है। विच आर लोकेटेड आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। टेस्टिस कहाँ होता है, आपकी बॉडी के अंदर है क्या, आपके पेट के अंदर टेस्टिस है, नहीं है। टेस्टिस कहाँ है, आपके एब्डोमेन के बाहर है। आपके एब्डोमेन के बाहर क्यों है, क्योंकि जो स्पर्म होता है, स्पर्म प्रोड्यूस होता है ना, बनता है ना, तो स्पर्म को बनने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए होता है, आपकी बॉडी की टेम्परेचर उससे ज़्यादा है। इसीलिए टेस्टिस कहाँ होता है, बाहर होता है, ताकि वो अपने आप को आपकी बॉडी की गर्माहट से दूर रख सके। उसको उतनी टेम्परेचर की आवश्यकता नहीं जितनी आपकी बॉडी की है। इसीलिए क्योंकि स्पर्म उतने टेम्परेचर में बन नहीं पाएगा। स्पर्म को बनने के लिए आपके शरीर के तापमान से कम तापमान की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए टेस्टिस कहाँ होते हैं, बाहर होते हैं, क्योंकि उसके अंदर स्पर्म को बनना होता है, ठीक है। अब देखो कह रहा है कि स्पर्म को बनने के लिए लोअर टेम्परेचर चाहिए, जो कि हमारी बॉडी की है, उससे कम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। उसके बाद कह रहा है टेस्टिस ऑल्सो प्ले द रोल ऑफ सेक्रेशन ऑफ हार्मोन। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि टेस्टिस का और क्या काम होता है। पहला काम तो आपने बता दिया कि स्पर्म बनाता है। दूसरा काम क्या होता है, ये कुछ हार्मोन्स का सेक्रेशन करता है जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। इस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को मेल हार्मोन भी कहते हैं या फिर सेक्स हार्मोन भी कहते हैं। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो मेल के लिए बहुत ज़्यादा
इंपॉर्टेंट होता है। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है वो प्यूबर्टी के टाइम जो मेल में चेंजेस आते हैं उन सभी का जिम्मेदार होता है। अब मुझे बताओ कि प्यूबर्टी के टाइम पे मेल के अंदर कौन कौन से चेंजेस आते हैं, कमेंट में जरूर आप लोग कमेंट कर देना। अब देखो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो लिखा हुआ टेस्टोस्टेरोन ब्रिंग चेंजेस इन बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी, कि प्यूबर्टी के टाइम पे जो चेंजेस होते हैं उनका जिम्मेदार कौन होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किस किस चीज को चेंज करता है बॉयज में, जैसे कि प्यूबिक एरिया में जो हेयर ग्रोथ होती है, उनके चेस्ट पे हेयर ग्रोथ होती है, लेग्स पे हेयर ग्रोथ होती है, अंडर आर्म्स में हेयर की ग्रोथ होती है, वॉइस में चेंज होता है, थोड़ी सी स्किन ऑयली हो जाती है, उस टाइम पे पिंपल्स होते हैं, आपकी स्वेटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आपकी वॉइस थोड़ी सी चेंज हो जाती है, आपकी स्किन चेंज होती है। जो भी चेंजेस आपको प्यूबर्टी के एज में दिख रहे होते हैं वो सभी चेंजेस टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण से ही हो रहे हैं। अगर किसी के अंदर वो चेंजेस नहीं हो रहे हैं यानी उसके अंदर हार्मोन की मात्रा थोड़ी सी कम है। अब देखो आगे पढ़ते हैं, कह रहा है कि the sperm form are delivered through the vas deferens along with some fluid secreted from glands like prostate and seminal vesicles। तो कह रहा है कि जो, अब देखो टेस्टिस में आपका स्पर्म तो बन गया, बट इस स्पर्म को यही थोड़ी रहना है, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन यानी कि फीमेल की बॉडी तक पहुंचना है। तो उसके उस तक पहुंचने के लिए क्या होता है, जो सबसे पहला जरिया है आपका वास डिफरेंस, जो आपको एक ट्यूब दिख रहा है, तो कोई ऐसे ऐसे जाकर यहाँ पे क्या दिख रहा है, आपको एक ट्यूब दिख रहा है। सबसे पहला माध्यम कौन सा है, वास डिफरेंस है। तो स्पर्म बना टेस्टिस में, जा कहाँ से रहा है, वास डिफरेंस से जा रहा है। अब वो जा ही रहा था कि रास्ते में कुछ ग्लैंड मिले, जो आपको दिख रहा है ना ब्लैक ब्लैक से, जो मैंने बॉल शेप का बना रखा है, तो उसे क्या मिले, कुछ ग्लैंड मिले। अब रास्ते में ग्लैंड है तो जाहिर सी बात है अपना योगदान भी तो देंगे ही। तो वो ग्लैंड क्या करते हैं, कुछ फ्लूइड ऐड करते हैं उस स्पर्म के अंदर, जिसके बाद वो स्पर्म नहीं रह जाता, उसके बाद उसे हम सीमेन कहते हैं। एक फ्लूइड ऐड करते हैं, जैसे मान लो ये जो आपको ग्लैंड दिख रहे हैं, ये ग्लैंड क्या करेंगे, उस स्पर्म जब आ रहा था, इस रास्ते में जब स्पर्म आ रहा था तो उनके रास्ते में उन्होंने क्या ऐड कर दिया, कुछ फ्लूइड ऐड कर दिया। अब वो फ्लूइड ऐड करने से क्या हो गया, अब ये सीमेन बन गया। ठीक है, सीमेन के अंदर क्या होता है, स्पर्म होता है। अब आप सोचोगे तो जो मतलब फर्टिलाइजेशन के लिए रिक्वायरमेंट किसकी है, सीमेन की या फिर स्पर्म की। तो जो फ्लूइड जाकर आपके एग से यानी कि फीमेल की एग से मिलता है वो होता है स्पर्म। तो आपके मन में आ रहा होगा, तो फिर जो फ्लूइड इन ग्लैंड्स ने ऐड किया है उनका काम क्या होता है, तो उनका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट योगदान होता है। वो ट्रांसपोर्ट को ईजी करने के लिए यानी कि स्पर्म के ट्रांसपोर्ट को ईजी करने के लिए, साथ ही साथ आपके स्पर्म को न्यूट्रिएंट्स देने के लिए वो फ्लूइड उसके अंदर यानी स्पर्म के अंदर ऐड होते हैं। तो ध्यान से देखो, टेस्टिस में क्या बना, स्पर्म बना। स्पर्म आ रहा था वास डिफरेंस से, रास्ते में कुछ ग्लैंड मिले, उन ग्लैंड ने क्या किया, कुछ उसके अंदर फ्लूइड ऐड कर दिया। उन फ्लूइड के ऐड करने के बाद से आपका स्पर्म नहीं रहा, आपका स्पर्म क्या बन गया, सीमेन बन गया। सीमेन के अंदर क्या होता है, स्पर्म होता है। उसके बाद आपको यहाँ दिख रहा है ब्लैडर। ब्लैडर ने क्या क्रिएट कर दी, समस्या क्रिएट कर दी। समस्या क्या, ये वो भी हम बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे। अब देखो यूरेटर आया, तो यूरेटर क्या लेकर आएगा, यूरिन लेकर आएगा। वास डिफरेंस क्या लेकर आ रहा था, स्पर्म लेकर आ रहा था। अब ये जो यूरेटर है वो ब्लैडर में आकर यूरिन स्टोर हो चुका है। उसके बाद आपको दिख रहा होगा एक यहाँ पे लाइन सी दिख रही होगी, एक ट्यूब सी दिख रही होगी। तो अब अगर आप ध्यान से देखो तो वास डिफरेंस और ये जो ब्लैडर है ये आकर दोनों एक रास्ते में मिल गए हैं। यहाँ से निकलने वाला ट्यूब और वास डिफरेंस वाला ट्यूब आपस में मिल गया है, यानी कि यूरिन का पैसेज और स्पर्म का पैसेज, दोनों का पैसेज क्या हो गया है, सेम हो गया है। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा, क्या जब स्पर्म आता है तो यूरिन भी आता है, या फिर जब यूरिन आता है तो क्या स्पर्म भी आता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जब स्पर्म आता है तो यूरिन नहीं आता, और जब यूरिन आता है तो स्पर्म नहीं आता। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है कि ये फ्लूइड क्या करते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो ये ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल्स जो ग्लैंड हैं जो कि फ्लूइड ऐड कर रहे हैं स्पर्म के अंदर, उनका रोल क्या होता है, क्यों वो फ्लूइड ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो देखो लिखा हुआ है कि दिस फ्लूइड मेक्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म ईजियर, जैसा मैंने आपको बताया कि ट्रांसपोर्ट ईजियर रहता है और ये न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद कह रहा है द यूरेथ्रा द फॉर्म कॉमन पैसेज फॉर बोथ यूरिन एंड स्पर्म, कि जो यूरेथ्रा है वो दोनों के लिए सेम पैसेज है, आपके स्पर्म के लिए भी और आपके यूरिन के लिए भी। लेकिन जैसा कि बताया, जब स्पर्म आएगा तो यूरिन नहीं, जब यूरिन आएगा तो स्पर्म नहीं। ये भी एक चमत्कार है भगवान का। आगे बढ़ते हैं, क्या द स्पर्म आर टाइनी बॉडीज दैट कंसिस्ट ऑफ मेनली जेनेटिक मटेरियल। क्या आपके मन में आ रहा होगा ये सब ठीक है, तुमने इतना सारा बता दिया कि स्पर्म बनता है टेस्टिस में, टेस्टिस उसके बाद से स्पर्म वास डिफरेंस आता है, कुछ ग्लैंड्स आते हैं, सब कुछ मैंने बता दिया। लेकिन स्पर्म होता क्या है, स्पर्म बहुत ही छोटे माइक्रोस्कोपिक, बहुत ही छोटे क्या होते हैं, सेल्स होते हैं जिनके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है।
और उसके बाद से उसका एक हेड होता है, टेल होती है। अब आप सोचो कि स्पर्म के पास पूंछ क्यों है टेल स्पर्म के पास? स्पर्म के पास टेल इसलिए है क्योंकि उसको मूवमेंट करनी है ना, उसको फीमेल के जर्म सेल यानी कि उसके एग तक पहुंचना है। तो एग तक पहुंचने के लिए उसके पास पैर तो है नहीं, तो वो अपने पूंछ की हेल्प से यानी कि अपने टेल की हेल्प से वो फीमेल की एग्स तक यानी कि जर्म सेल तक पहुंचता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेल का, मैं इसके बाद आपको फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाती हूँ। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया ना। अब हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। सबसे पहले डायग्राम देखेंगे, सेम जैसे हम मेल का देख रहे थे, अब हम फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम देखेंगे। उसके बाद हम एक एक पार्ट के बारे में डिटेल समझेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले आपको डायग्राम दिख रहा होगा, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। इसके अंदर आपको दिख रहा होगा 2 ओवरी है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम ओवरी कहते हैं। फीमेल के पास 2 ओवरी होती हैं, जैसे कि मेल के पास 2 टेस्टिस होता है, ठीक है। उसके बाद आपको एक ट्यूब दिख रहा होगा, इसे कहते हैं फिलोपियन ट्यूब, और इसे हम ओविडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। फिलोपियन ट्यूब का 2 नेम है, एक नाम है उसका फिलोपियन ट्यूब और एक नाम है उसका ओविडक्ट। उसके बाद जो ये फिलोपियन ट्यूब है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में खुल गया है, एक सैक लाइक एक थैल लाइक स्ट्रक्चर में खुल गया है, जिसको हम कहते हैं यूट्रस। उसके बाद कह रहा है कि जो यूट्रस की ओपनिंग है, यानी कि जो यूट्रस की ओपनिंग है, ओपनिंग क्यों है? क्योंकि इस रास्ते स्पर्म को अंदर जाना है, जाहिर सी बात है सब कुछ सील एंड पैक हो जाएगा तो स्पर्म कहाँ से एंटर करेगा? तो एक जो यूट्रस की ओपनिंग उसे क्या कहते हैं? सर्विक्स कहते हैं। उसके बाद जो आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है, एक पैसेज सा दिख रहा है, उसे कहते हैं हम वजाइना, ठीक है। तो ये हमारा फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक डायग्राम हो गया। अब हम हर एक पार्ट के बारे में डिटेल समझेंगे। स्टार्ट करें। सबसे पहले देखो लिखा हुआ है द फीमेल जर्म सेल्स। देखो जर्म सेल को मैंने आपको बताया था मेल वाले में भी कि जर्म सेल सेक्स सेल्स, ठीक है, कुछ भी कह सकते हो। मेल के सेक्स सेल्स को स्पर्म कहते हैं और फीमेल के सेक्स सेल्स को एग कहते हैं, यानी कि ओवम कह सकते हो आप, ठीक है। तो कह रहा है द फीमेल जर्म सेल्स और एग आर मेड इन दी ओवरीज, कि ओवरी में क्या बनता है? ओवरी में बनता है सेक्स सेल्स यानी कि एग बनता है, फीमेल का ओवम बनता है। और ओवरी का सिर्फ एक काम नहीं होता, ओवरी का भी 2 काम होता है, जैसे कि टेस्टिस का 2 काम था, ओवरी का भी 2 काम है। पहला काम कि सेक्स सेल्स का प्रोडक्शन कर रहा है। अब सेक्स सेल्स का प्रोडक्शन मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि देखो जब लड़की पैदा होती है तो उसकी ओवरी में ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ एग होते हैं, लेकिन वो इमेच्योर होते हैं। लेकिन जब लड़की प्यूबर्टी की एज में पहुंचती है तब वो धीरे धीरे एग क्या होते हैं? मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं और एक एक करके ओवरी से रिलीज होते हैं। तो ओवरी का एक काम तो हो गया कि वो एग का प्रोडक्शन कर रही है। दूसरा काम होता है ये कि वो फीमेल हार्मोन्स का भी सेक्रेशन करती है, जैसे कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ठीक है। अब देखो आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ फीमेल हार्मोन्स, कि ओवरी का पहला काम कि एग का प्रोडक्शन और दूसरा काम हार्मोन्स का सेक्रेशन, जो फीमेल हार्मोन्स होती है वो, ठीक है। उसके बाद देखो लिखा हुआ है कि व्हेन अ गर्ल बोर्न ओवरी कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग, कि जब भी कोई लड़की पैदा होती है तो उसकी ओवरी में पहले से ही बहुत सारे एग होते हैं, लेकिन वो मैच्योर नहीं होते, इमेच्योर होते हैं, ठीक है। अब देखो आगे कह रहा है कि ऑन रीचिंग प्यूबर्टी सम ऑफ दीज स्टार्ट्स मैच्योरिंग, कि जब लड़की प्यूबर्टी की एज पे पहुंचती है तब वो मैच्योर होना क्या होते हैं? स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? देखो लिखा हुआ है कि द 2 ओविडक्ट यूनाइट इनटू इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज यूट्रस, कि देखो ओवरी का काम हमने समझ लिया कि 2 काम है, एक एग का प्रोडक्शन है और एक हार्मोन्स का सेक्रेशन है। ओविडक्ट क्या करता है? अब देखो जैसे मान लो इस ओवरी के पास बहुत सारे एग हैं, ठीक है, बहुत सारे क्या है? इमेच्योर एग है। धीरे धीरे एग क्या होने लगा? मैच्योर होने लगा और एक एक करके फिलोपियन ट्यूब से बाहर आएगा। एक बात आपको और जो ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि देखो ओवरी के पास एग है लेकिन दोनों ओवरी एक साथ एग रिलीज नहीं करती है। जैसे मान लो दिसंबर का महीना है तो ये वाली ओवरी क्या कर रही है? एक मैच्योर एग रिलीज कर रही है, फिलोपियन ट्यूब में आ गया वो। तो इस महीने ये वाली ओवरी चुपचाप इसको देखेगी, ये एग रिलीज नहीं करेगी। और जब जैन का महीना आएगा यानी कि जब 2024 आएगा तो 2024 में यानी जैन में क्या करेगी? ये वाली ओवरी एग रिलीज करेगी, तब ये वाली ओवरी चुपचाप देखेगी। यानी एक साथ दोनों ओवरी एग रिलीज नहीं करती हैं। इस महीने अगर ये वाली ओवरी रिलीज कर रही है तो अगले महीने दूसरी वाली ओवरी क्या करेगी? एग को रिलीज करेगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ओवरी को समझ लिया हमने, फिलोपियन ट्यूब में यहीं पे क्या आएगा? एग आएगा और यहीं पे ही फर्टिलाइजेशन होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहाँ है फीमेल बॉडी में, तो आप लिखोगे उसके ओविडक्ट में ही क्या होता है? एग फर्टिलाइज्ड होता है। उसके बाद देखो कह रहा है कि जो ये ओविडक्ट है, कि जो ये फिलोपियन ट्यूब है, ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में खुल गया है। जिस बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? यूट्रस कहते हैं। देखो वही कह रहा है कि the 2 oviduct unite into elastic bag like structure known as uterus
इलास्टिक बैग इसलिए कह रहे हैं, देखो कितना छोटा सा होता है, आपको डायग्राम में तो फिर भी बहुत बड़ा दिख रहा है, बट एक्चुअली ये बहुत छोटा सा होता है। लेकिन इलास्टिक बैग इसलिए है क्योंकि बहुत फैलता है, तभी तो उतना बड़ा बच्चा इस छोटे से यूट्रस में एडजस्ट हो जाता है ना। अगर वो फैलता नहीं, बहुत इसकी वॉल रिजिड होती, तो क्या वो बच्चा उस यूट्रस में फिक्स हो पाता, माँ के कोख में आ पाता, नहीं आ पाता। इसीलिए वो बैग कैसा है, इलास्टिक बैग है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फैलता है, फ्लेक्सिबल है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब जो कह रहा है कि उसके बाद कि द टू ऑर्बिटल यूनाइट इनटू इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज यूट्रस, उसे हम यूट्रस कहते हैं, और ओपनिंग ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड सर्विक्स। यहाँ मैंने गलत लिख दिया है इसको, ओपनिंग ऑफ द यूट्रस, इस यूट्रस की ओपनिंग हम क्या कहते हैं, सर्विक्स कहते हैं। ठीक है, चलो अब देखो आगे कह रहा है कि ड्यूरिंग द इंटरकोर्स स्पर्म एनकाउंटर द एग, कि जब इंटरकोर्स होता है कि जब संबंध बनता है तो स्पर्म जो होता है वो एग को एनकाउंटर कर देता है। एनकाउंटर मतलब उसके आगे आ जाता है, उसके पास आ जाता है। जैसे स्पर्म एंटर किया वजाइना के थ्रू, जब स्पर्म जा रहा है और मान लो इस वाली ओवरी ने क्या किया है, एग रिलीज किया है। स्पर्म जाते जाते इस सर्विक्स से होते हुए, यूट्रस से होते हुए स्पर्म जाएगा और जाकर एग से वो मिल जाएगा। अब यानी कि स्पर्म ने एग को एनकाउंटर कर दिया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद एग आपका फर्टिलाइज हो जाएगा। अब देखो क्या होता है कि जब स्पर्म रिलीज होता है ना, तो जब आदमी या फिर जब मेल एक बार इजैकुलेट करता है, कि एक बार जब उसका सीमेन बाहर आता है, तो एक बार में करोड़ों स्पर्म बाहर आते हैं, लेकिन एग से मिलते कितने स्पर्म है, सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्म एग को जाकर मिलता है। एक के बाद जैसे एक स्पर्म ने एग के अंदर एंट्री मारी, बाकी के स्पर्म का खेल क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब वो किसी लायक नहीं बचे, अब वो उस एग को फर्टाइल नहीं कर सकते हैं। तो अब एग क्या हो गया, फर्टाइल हो गया। अब इसे हम एग नहीं कहेंगे, फिर इसे अब हम ओवम नहीं कहेंगे, अब ये क्या बन गया है, जाइगोट बन गया है। ठीक है, जब एग फर्टाइल हो जाते हैं, कि जब एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। ये बात ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है कि जाइगोट क्या होता है और एम्ब्रियो क्या होता है। फिर जाइगोट और डेवलप होता है तो वो क्या बन जाता है, एम्ब्रियो बन जाता है। ठीक है, अब देखो कह रहा है कि ड्यूरिंग द इंटरकोर्स, के इंटरकोर्स हुआ, संबंध बना, तो स्पर्म एनकाउंटर द एग, स्पर्म किससे मिल जाएगा, एग से मिल जाएगा। द फर्टिलाइज्ड एग, अब उस फर्टिलाइज्ड एग को क्या बोलेंगे, जाइगोट बोलेंगे। जाइगोट जो है स्टार्ट डिवाइडिंग एंड बिकम एम्ब्रियो, कि अब वो और डिवाइड होगा, डिवाइड होते होते क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो बन जाएगा। द एम्ब्रियो इम्प्लांट इन द लाइनिंग ऑफ यूट्रस, कि जो आपको ये लाइनिंग दिख रही है ना, ये वाली जो लाइनिंग दिख रही है, इधर भी और जो ऊपर साइड पे है, ये यूट्रस की लाइनिंग है। इस लाइनिंग को एंडोमेट्रियम कहते हैं। ये एक थिक स्पॉन्जी से क्या होती है, लाइनिंग होती है। यहाँ पे ब्लड का सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे ब्लड का सप्लाई ज़्यादा क्यों होता है, क्योंकि यही वो जगह है, यही वो लाइनिंग है जहाँ पर आकर एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाएगा, चिपक जाएगा। और यहाँ पे प्लेसेंटा भी होता है, मतलब जो आप देखते हो ना, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके नाभि से कुछ निकला रहता है, वो एक प्लेसेंटा होता है जो कि माँ से जुड़ा रहता है, जिसके जरिए जो बच्चा होता है ना, वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है और एक्सक्रीट भी उसी के माध्यम से करता है। तो जो ये लाइनिंग है ना, जो आपको दिख रही है तीनों तरफ, ये लाइनिंग है। इस लाइनिंग को कहते हैं एंडोमेट्रियम, और इसे हम यूट्रस की लाइनिंग भी कहते हैं। बहुत ही थिक होता है, स्पॉन्जी होता है। यहाँ पे ब्लड का सप्लाई बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि बेबी को पालने के लिए, पोसने के लिए, उसकी नरिशमेंट के लिए इसका स्पॉन्जी होना, यहाँ पे ब्लड का सप्लाई ज़्यादा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब देखो आगे कह रहा है कि द एम्ब्रियो इम्प्लांट इन द लाइनिंग ऑफ यूट्रस, की एम्ब्रियो कहाँ इम्प्लांट होगा, इसी यूट्रस की लाइनिंग पर इम्प्लांट हो जाएगा। द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लेसेंटा, कि जो बच्चा होता है वो मम्मी से न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त करता है, एक स्पेशल टिश्यू जिसका नाम क्या है, प्लेसेंटा। आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है कि प्लेसेंटा क्या होता है। 1 मार्क में बहुत बार बोर्ड एग्जाम में ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये कब की बात है, ये जो मैंने आपको पूरा समझा दिया, ये कब की बात है, जब एग से स्पर्म मिल जाएगा तब की बात है। लेकिन क्या हर बार एग से स्पर्म मिलता ही है, जैसे मान लो क्या सभी एग जब स्पर्म से मिलेगा तो प्रेगनेंसी हो जाएगी, तो क्या सब लोग प्रेग्नेंट हो जाते हैं, अब हमेशा हर टाइम प्रेग्नेंट रहते नहीं ना। ऐसे भी तो वक्त आते हैं ना कि जब एग से स्पर्म नहीं मिलता तब उस एग का क्या होता है, ये भी तो सोचने वाली बात है। और ये आपका क्वेश्चन भी है कि क्या होगा जब एग फर्टिलाइज्ड नहीं होगा। एग फर्टिलाइज्ड नहीं होने का मतलब जब एग से स्पर्म नहीं मिलेगा तब उस एग का क्या होगा। और जो ये यूट्रस की लाइनिंग है, जो मैंने आपको बताया कि ये थिक है, स्पॉन्जी है, ये ब्लड का न्यूट्रिशन, मतलब ब्लड की सप्लाई बहुत इसमें ज़्यादा है, तो इस लाइनिंग का भी क्या होगा, क्योंकि जो यूट्रस है ना, वो अपने आप को हर महीने तैयार करता है। हर महीने तैयार मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो ये आपको लाइनिंग दिख रही है ना, ये हर महीने शेड होकर ब्लड के फॉर्म में, खून के फॉर्म में, म्यूकस के फॉर्म में आपकी वजाइना से बाहर निकल आती है। तो हर महीने ये लाइनिंग बनती है। अब बताओ, अगर वो ब्लड के फॉर्म
में बनकर ना निकले तो आपको दिक्कत नहीं होगी, ये तो स्पॉन्जी होते होते बहुत ज़्यादा एरिया कवर कर लेगा। तो यही कह रहा है कि जब मान लो ओवरी से एग आया, ओवरी से एग आने के बाद एग ने वेट किया, एग कितने दिन का वेट करता है, एग सिर्फ और सिर्फ 1 दिन का वेट करता है, और जो स्पर्म होता है वो 5 दिन तक जिंदा रह सकता है। स्पर्म सिर्फ 1 दिन तक, जो एग होगा वो सिर्फ 1 दिन तक जिंदा रहेगा, और स्पर्म कितने दिन जिंदा रहेगा, 5 दिन तक, यानी एग बहुत ही कम देर तक वेट करता है, और जो स्पर्म होता है वो बहुत ही ज्यादा दिन तक, 5 दिन तक क्या कर सकता है, वेट कर सकता है एग का। तो अब कह रहा है कि क्या होगा अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, यानी कि कोई इंटरकोर्स नहीं हुआ, अगर इंटरकोर्स हुआ भी तो भी स्पर्म जाकर एग से नहीं मिल पाए, तो उस एग का अब क्या होगा। तो उसका आंसर जो कह रहा है कि इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, कि अगर एग फर्टिलाइज्ड नहीं होगा तो वो सिर्फ 1 दिन तक जिंदा रहेगा। उसके बाद जो यूट्रस होता है वो अपने आप को हर महीने तैयार करता है, उसको लगता है कि हर महीने की इस बार बच्चा बनेगा, इस बार बच्चा बनेगा, इस बार एम्ब्रियो इम्प्लांट होगा, इस बार एम्ब्रियो इम्प्लांट होगा, बट एम्ब्रियो इम्प्लांट होता ही नहीं है क्योंकि इंटरकोर्स हुआ ही नहीं, तो एम्ब्रियो इम्प्लांट भी नहीं होगा। अब क्या होगा उसके बाद देखो, कह रहा है कि एवरी मंथ टू रिसीव फर्टिलाइज्ड एग एंड इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, कि अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ देन द लाइनिंग डज नॉट नीड एनी मोर, कि अब इस लाइनिंग की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जब एम्ब्रियो ही नहीं है तो ये लाइनिंग रह के क्या करेगी, उसका काम तो सिर्फ बच्चा पालना था, बच्चा आया ही नहीं, यानी कि एम्ब्रियो आया ही नहीं, तो लाइनिंग का कोई मतलब है ही नहीं। उसके बाद वो क्या कह रहा है, सो द लाइनिंग ब्रेक अलॉन्ग विथ एग, की लाइनिंग, जो लाइनिंग होती है यूट्रस की, एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग होती है वो लाइनिंग ब्रेक हो जाती है अलॉन्ग विथ एग इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस थ्रू दी वजाइना, और वो वजाइना से बाहर चली जाती है। और ये साइकिल हर बार होता है, हर महीने होता है, यानी हर महीने ओवरी से एग आता है, हर महीने वो 1 दिन तक वेट करता है, उसके पास कोई स्पर्म नहीं आता है, तो एग और जो यूट्रस की लाइनिंग है वो दोनों क्या होते हैं, ब्लड के फॉर्म में और म्यूकस के फॉर्म में शेड होकर आपकी वजाइना से बाहर निकल आते हैं, और इसे हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, या फिर इसे हम पीरियड्स भी कहते हैं, जो कि हर महीने होते हैं। किसी को 2 दिन होता है, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, यानी कि वो 2 डेज से 8 डेज के बीच में आपको कितने भी दिन तक हो सकता है, और ये हर महीने होता रहता है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आपको आज का टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत अच्छे समझ में आया होगा। बाकी ऐसे और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे एक लाइक जरूर करें। दैट्स ऑल, बाय गाइज।